जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है द एकेडमी 2.0 पर। मैं कुमार सत्या सर। आज भूगोल की सफलता प्रैक्टिस सीरीज का तीसरा ये भाग है। और जो ये प्रैक्टिस सीरीज है ये बिहार पुलिस तथा जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी ये अति महत्वपूर्ण श्रृंखला है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी के जो एग्ज़ाम हैं उसके लिए भी ये भूगोल की सफलता प्रैक्टिस सीरीज महत्वपूर्ण है। तो आइए प्रश्न की तरफ बढ़ें। देखें, पहला ही प्रश्न है, गंगा के मैदान एवं दक्कन का पठार के मध्य निम्न में से कौन पर्वत आपस में बांटने का काम करता है। यानी ये पूछना ये चाह रहा है कि गंगा के मैदान और दक्कन के पठार को विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है। ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है विंध्य पर्वत, ऑप्शन सी है सतपुड़ा पर्वत और ऑप्शन डी है अजंता पर्वत। यहाँ देखें कि जो भारत है, भारत के बिल्कुल मध्य से एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है जिसे विंध्यन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? जिसे विंध्यन के नाम से जानते हैं, विंध्यन पर्वत श्रेणी, या इसे ही विंध्य पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसे ही किस नाम से जानते हैं? विंध्य पर्वत श्रेणी। इसी के समानांतर एक और पर्वत श्रृंखला गुजरती है जिसे सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है धूपगढ़। कौन है? धूपगढ़ है। यहाँ देखें कि जो धूपगढ़ है, इस धूपगढ़ की जो धूपगढ़ है ये एमपी में है। कहाँ पर है? तो ये एमपी में, यानी मध्य प्रदेश में। तो यहाँ देखें कि इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा। तो इसका राइट आंसर विंध्य पर्वत श्रेणी होगी या विंध्य पर्वत होगा। विंध्य पर्वत भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है। आगे बढ़े तो देखें, अगला प्रश्न है, पश्चिम से पूर्व तक हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? चूंकि ये हिमालय की कुल लंबाई की बात कर रहा है। ऑप्शन ए है 2300 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 2350 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 2400 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 2450 किलोमीटर और ऑप्शन ई है 2500 किलोमीटर। चूँकि देखें कि जो सिंध नदी है, सिंध नदी से लेकर या सिंधु नदी से लेकर जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी जिसे दिहांग के नाम से जानते हैं, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बीच जो ये पर्वत श्रेणी है, ये टोटल इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाती है? 2400 किलोमीटर होती है। लेकिन हिमालय की कुल लंबाई की बात करें तो हिमालय की कुल लंबाई जो है 2500 किलोमीटर मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 2500 किलोमीटर मानी जाती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ई होगा। और पूर्व से पश्चिम तक की हिमालय की कुल लंबाई कितनी है? 2500 किलोमीटर है। यहाँ देखें कि जो हिमालय है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो है माउंट एवरेस्ट। कौन है? माउंट एवरेस्ट है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8848.86 मीटर। इसके साथ साथ देखें कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या इसी को गाडविन आस्टीट के नाम से जानते हैं, गाडविन आस्टीट। भारत में
सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कौन है? कंचनजंगा। आगे बढ़े, यहाँ देखें कि जो ये केटू है ये काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? तो ट्रांस हिमालय, जो ट्रांस हिमालय है, इस ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। काराकोरम पर्वत श्रेणी। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालय की श्रेणियों का निम्नांकित में से कौन सा क्रम सही है? यानी हिमालय पर्वत श्रेणी की ये क्रम की बात कर रहा है कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर इनका क्रम क्या होगा। ऑप्शन ए है विशाल हिमालय, ऑप्शन ए है विशाल हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक। ऑप्शन बी है शिवालिक, विशाल हिमालय, लघु हिमालय। ऑप्शन सी है लघु हिमालय, विशाल हिमालय, शिवालिक। ऑप्शन डी है शिवालिक, लघु हिमालय और विशाल हिमालय। क्योंकि देखें कि जो भारत है, तो भारत के इस वाले हिस्से में ये हिमालय का विस्तार है, और ऊपर वाले की बात करें तो इसे ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, जिन्हें चूंकि मुख्य रूप से तो ये 4 हैं, लेकिन 3 भारत में है। एक है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर, और चौथी यहाँ पर है तिब्बत में, जिसे ये काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये वाली जो श्रेणी है इसको कहते हैं, इसे कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। यानी ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी। इसके बाद देखें कि यहाँ हिमालय में देखें कि इधर जो है ये विशाल हिमालय, महान हिमालय, फिर लघु हिमालय और फिर शिवालिक है। तो चूंकि दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है, तो दक्षिण में सबसे पहले कौन है? तो शिवालिक है। इसके बाद कौन है? लघु हिमालय या मध्य हिमालय। उसके बाद से कौन है? तो विशाल हिमालय है। इसके बाद देखें तो यहाँ कैलाश पर्वत श्रेणी है, इधर जास्कर है, लद्दाख है, काराकोरम है। तो चूंकि दक्षिण से उत्तर की ओर पूछा है और ये हिमालय की बात कर रहा है, तो हिमालय में शिवालिक, लघु और विशाल हिमालय इसका सही क्रम होगा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़े, देखें कि प्रश्न है, हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? यानी हिमालय दिवस मनाया जाता है, यानी कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 9 जुलाई को, ऑप्शन बी है 8 अगस्त को, ऑप्शन सी है 9 सितंबर को और ऑप्शन डी है 10 सितंबर को। क्योंकि हिमालय दिवस की बात करें कि हिमालय दिवस कब मनाया जाता है, तो हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी घोषणा किसने की? तो इसकी घोषणा उत्तराखंड सरकार ने की। किसने की? उत्तराखंड सरकार ने। उत्तराखंड सरकार। और इसकी घोषणा कब हुई थी? तो इसकी जो घोषणा है वो 9 सितंबर 2014 को हुई। 9 सितंबर 2014 को इसकी घोषणा की गई। इसकी घोषणा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। उद्देश्य क्या था? तो पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखना या सुरक्षित करना, या कह सकते हैं संरक्षित करना। संरक्षित करना इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न है कि
सबसे गहरी नदी घाटी पाई जाती है, यानी सबसे गहरी नदी घाटी किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए है भागीरथी अलकनंदा में, ऑप्शन बी है मंदाकिनी और अलकनंदा, ऑप्शन सी है नर्मदा एवं ताप्ती, और ऑप्शन डी है यमुना और चंबल। क्योंकि सबसे गहरी नदी घाटी की बात कर रहा है तो सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी और अलकनंदा में पाई जाती है, अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। साथ ही साथ देखें यहाँ पे कि जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये भ्रंश से होकर बहने वाली नदियां हैं। ये कहाँ बहने वाली नदी हैं? तो भ्रंश घाटी में होकर बहने वाली नदी है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी, होकर बहने वाली नदी। इसके साथ साथ देखें कि ये दोनों नदियां पश्चिम की तरफ बहती हैं। दोनों नदियां कहाँ बहती हैं? पश्चिम की तरफ। दोनों ही प्रायद्वीपीय नदी हैं और प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी कोई है तो है नर्मदा नदी। ये क्या है? पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे लंबी नदी। आगे देखें, अगला प्रश्न है हिमालय में अल्पाइन जोन मध्य समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर मिलती हैं? तो देखें कि जो हिमालय में जो अल्पाइन जो जोन है वो समुद्र तट से कितनी ऊंचाई पर पाई जाती है? ऑप्शन ए है 2000 से 3000 मीटर पर, ऑप्शन बी है 2000 से 3500 मीटर पर, ऑप्शन सी है 3500 से 40,000 मीटर पर, और ऑप्शन डी है 3500 से 4500 मीटर। चूँकि देखें कि जो अल्पाइन जोन है ये हिमालय में लगभग 3200 मीटर से लेकर और 4500 मीटर के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। चूँकि यहाँ पर जो ऑप्शन है ऐसा नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन देखें कि 3500 और 4500 के बीच ये क्या हो रहा है, ये लगभग में आंसर इसका क्या है, ये मैच खा रहा है। तो अर्थात यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा? 3500 से 4500 मीटर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो 3200 मीटर है ये कहीं कहीं पर ये 3500 मीटर भी, यानी कहीं पर ये 3500 मीटर की ऊंचाई पर भी अल्पाइन जोन मिलता है और कहीं 3200 मीटर पे भी अल्पाइन जोन मिलता है। अर्थात यहाँ पर 3500 से 4500 मीटर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। आगे बढ़े, देखें दिया है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई? हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? ऑप्शन ए है टर्सरी, ऑप्शन बी है कार्बोनिफेरस, ऑप्शन सी है पैलियोजोइक, और ऑप्शन डी है मेसोजोइक। चूँकि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की बात करें तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति टर्सरी युग में हुई थी। कब हुई थी? टर्सरी युग में हुई थी। अर्थात यहाँ हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, टर्सरी युग। आगे बढ़े तो देखें अगला प्रश्न है हिमालय की धौलाधर श्रेणी फैली है। हिमालय की धौलाधर श्रेणी फैली है। ऑप्शन ए है जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, और ऑप्शन डी है नेपाल में। क्योंकि जो धौलाधर श्रेणी है ये कहाँ फैली है? तो ये हिमाचल में फैली है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि जो धौलाधर श्रेणी है ये हिमाचल प्रदेश में फैला है और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है
उसे हनुमान टिब्बा के नाम से जानते हैं। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी है हनुमान टिब्बा। कौन है? हनुमान टिब्बा। इसकी ऊंचाई है कितनी? तो इसकी ऊंचाई है 5,932 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 5,932 मीटर की इसकी ऊंचाई है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में लघु हिमालय पाया जाता है, लघु हिमालय। और इस लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से जानते हैं। इसे हिमाचल श्रेणी के नाम से ही जाना जाता है। इस जो ये लघु हिमालय है, इसमें अल्पाइन चरागाह पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? अल्पाइन चरागाह। और इसका ये समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर पाया जाता है? तो लगभग 3500 मीटर से लेकर और 4500 मीटर के मध्य इसकी ऊंचाई के मध्य अल्पाइन घास जो है पाया जाता है। यह अल्पाइन चरागाह पाया जाता है। यहाँ देखें कि जो अल्पाइन चरागाह है, अल्पाइन चरागाह है, इसे जम्मू कश्मीर में यानी कश्मीर में इसे मर्ग कहते हैं। इसे कश्मीर में किस नाम से जानते हैं? तो इसे कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। तथा इसी अल्पाइन चरागाह को उत्तराखंड में बुग्यालिया प्यार के नाम से जाना जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? बुग्याल या प्यार। जो अल्पाइन चरागाह है, इसे जम्मू कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग और सोनमर्ग के नाम से जानते हैं और उत्तराखंड में बुग्यालिया प्यार के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। देखें अगला प्रश्न है, पीर पंजाल श्रेणी भाग है। पीर पंजाल श्रेणी भाग है, अर्थात पीर पंजाल जो श्रेणी है वो किसका भाग है? ऑप्शन ए है ट्रांस हिमालय का, ऑप्शन बी है महा हिमालय का, ऑप्शन सी है शिवालिक हिमालय का, ऑप्शन डी है लघु हिमालय का। क्योंकि पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो जो पीर पंजाल श्रेणी है वो लघु हिमालय का भाग है। किसका भाग है? लघु हिमालय का भाग है। लघु हिमालय के भाग की बात करें कि इसके कौन कौन से भाग हैं, तो इसके भाग हैं पीर पंजाल है, इसके साथ साथ देखें धौलाधार है, धौलाधार के बाद देखें मसूरी है, मसूरी के बाद देखें नागटीबा है, नागटीबा के बाद देखें महाभारत श्रेणियाँ या महाभारत श्रेणी। ये सभी किसके भाग हैं? तो ये लघु हिमालय के ही भाग हैं। तो जो पीर पंजाल श्रेणी की बात करें तो इसके लिए राइट ऑप्शन कौन होगा? डी, लघु हिमालय। आगे बढ़े एक चीज और देखें कि जो लघु हिमालय है ना, जितने भी स्वास्थ्यवर्धक स्थल हैं वो सभी लघु हिमालय में पाए जाएंगे। कौन? स्वास्थ्यवर्धक स्थल।
कहाँ पाए जाएंगे? तो सभी लघु हिमालय में ही पाए जाएंगे। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है हिस्पार हिमनद, हिमनाथ हो गया, हिस्पार हिमनद संबंधित है। तो जो हिस्पार हिमनद है वो किससे संबंधित है? तो हिस्पार हिमनद की बात करें, अब इसके लिए ऑप्शन ए है काराकोरम पर्वत से, ऑप्शन बी है महा हिमालय से, ऑप्शन सी है लघु हिमालय से, और ऑप्शन डी है उप हिमालय से। जो उप हिमालय है इसे शिवालिक के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? शिवालिक के नाम से, या इसे ही बाह्य हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, बाह्य हिमालय। जो लघु हिमालय है इसे ही मध्य हिमालय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मध्य हिमालय के नाम से। और जो महा हिमालय है इसे महान हिमालय या विशाल हिमालय के नाम से जानते हैं, महान या विशाल हिमालय। और काराकोरम जो श्रेणी है, पर्वत श्रेणी है, ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? तो ये ट्रांस हिमालय का भाग है। जो हिस्पर हिमनद है वो कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाएगा काराकोरम श्रेणी में, यानी काराकोरम पर्वत श्रेणी में ट्रांस हिमालय जो हिस्पार हिमनद है वो पाया जाएगा। इसके साथ ही साथ देखें कि काराकोरम में और कौन कौन से हिमनद पाए जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हिमनद देखें कि कौन कौन से यहाँ पर हिमनद पाए जाते हैं, तो यहाँ पे जो हिमनद है वो है सियाचिन। कौन है? सियाचिन। जो सियाचिन हिमनद है वो यहीं पाया जाएगा। इसके साथ साथ देखें कि ससाइनी हिमनद यहाँ पाया जाएगा। इसके बाद देखें कि बियाफो हिमनद यहीं पाया जाएगा, बियाफो हिमनद के बाद देखें बाल्टोरा और बाल्तूरा, दोनों हिमनद यहीं पर हैं। बाल्टूरा व बाल्टोरा, बाल्टूरा और बाल्टोरो, ये दोनों हिमनद कहाँ? यहीं पर है। अर्थात काराकोरम पर्वत श्रेणी में जो पाए जाने वाले हिमनद है वो कौन कौन से? पहला है हिस्पार हिमनद, दूसरा है सियाचिन हिमनद, ससाइनी हिमनद, बियाफो हिमनद, बाल्टूरा हिमनद और बाल्टोरो हिमनद। ये सभी हिमनद कहाँ पाए जाते हैं? तो इसी काराकोरम पर्वत श्रेणी में पाए जाते हैं। तो जो हिस्पार हिमनद के लिए राइट आंसर कौन है? तो राइट आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है, काराकोरम पर्वत। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है कि कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? कौन सी नवीन पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन ए है अरावली, ऑप्शन बी है हिमालय, और ऑप्शन सी है विंध्याचल, और ऑप्शन डी है सतपुड़ा। चूंकि यहाँ देखें कि जो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी हिमालय है। हिमालय जो है एक वलित पर्वत है। कैसा है? वलित और मोड़दार पर्वत है। ये वलित व मोड़दार है, वलित और मोड़दार पर्वत श्रेणी। जो हिमालय है, हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन है? K2, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ, तो देखें अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे पूर्व में अवस्थित है? निम्नलिखित में कौन भारत में सबसे पूर्व में अवस्थित है? ऑप्शन ए है नीलगिरी की पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है सातमाला पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है मैकाल पहाड़ियाँ, और ऑप्शन डी है महादेव की पहाड़ियाँ। चूँकि यहाँ देखें कि भारत में सबसे पूर्व में अवस्थित पहाड़ी कौन सी है? तो है मैकाल पहाड़ी। कौन है? मैकाल पहाड़ी, जो किसका भाग है? तो ये है सतपुड़ा का भाग। किसका भाग है? सतपुड़ा का। सतपुड़ा का, यानी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग, पर्वत
श्रेणी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। चूंकि यहाँ सतपुड़ा की बात की है तो सतपुड़ा की जो सबसे ऊंची चोटी है कौन सी है? धूपगढ़ है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। आगे बढ़े। यहाँ देखें, मैकाल श्रेणियां वस्तुतः हैं कैसी? भ्रंशोत्थ पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, वलित पर्वत, उत्थित पठार की कगार। चूंकि मैकाल पहाड़ियों की बात करें कि ये कैसी पहाड़ियां हैं, तो चूंकि जो मैकाल पहाड़ियां हैं ये अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। कैसी पहाड़ियां हैं? अवशिष्ट पहाड़ियां हैं। अवशिष्ट पहाड़ियों के उदाहरण कौन कौन से हैं? तो एक है अरावली, दूसरी है विंध्यन, तीसरी है सतपुड़ा। इसके बाद देखें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये सभी वह अवशिष्ट पहाड़ियों के पार्ट हैं। यहाँ देखें कि जो अरावली है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है गुरु शिखर। चूंकि जो गुरु शिखर ये कहाँ अवस्थित है? तो अरावली पर्वत श्रेणी के माउंट आबू पर स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू पर स्थित है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं? तो जो पश्चिमी घाट है ये इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से। और सह्याद्री की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 1600 किलोमीटर, यानी भारत में हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। जो सह्याद्री है इसे 16 डिग्री अक्षांश रेखा या 16 डिग्री चैनल इसे दो भागों में बांटता है। 16 डिग्री अक्षांश इसे क्या करता है? दो भागों में बांटता है। ऊपर वाले को बोलते हैं उत्तरी सह्याद्री। क्या कहते हैं? उत्तरी सह्याद्री। और दक्षिण वाले हिस्से को बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। किस नाम से जानते हैं? दक्षिणी सह्याद्री। जो उत्तरी सह्याद्री है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं कलसुबाई। उसे क्या कहा जाता है? कलसुबाई। और जो ये कलसुबाई है इस कलसुबाई की ऊंचाई कितनी है? तो कलसुबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1646 मीटर। और दूसरी जो उत्तरी सह्याद्री की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है महाबालेश्वर। कौन है? महाबालेश्वर। और महाबालेश्वर की जो सबसे ऊंचाई कितनी है? यहाँ देखें, इसकी ऊंचाई है 1438 मीटर। इसके साथ ही साथ देखें कि जो दक्षिणी सह्याद्री है इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है कुद्रेमुख। उसका क्या नाम है? कुद्रेमुख या कुद्रेमुख। और इस कुद्रेमुख की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1892 मीटर। कितनी है? 1892 मीटर। और जो दूसरी ऊंची चोटी है उसको कहते हैं पुष्पगिरी। क्या नाम है? पुष्पगिरी। और पुष्पगिरी की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 1714 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1714 मीटर है। इसके साथ ही साथ देखें कि जो पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट की
सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसे कहते हैं अरमाकोंडा। क्या कहा जाता है? अरमाकोंडा, अरमाकोंडा। और जो अरमाकोंडा है ना, इसे ही अन्य नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है अन्य नाम? तो इसे कहते हैं जिंदावाड़ा या जिंदगाड़ा, जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा या जिंदायाड़ा, जिंदायाड़ा। यहाँ देखें कि जो अरमाकोंडा है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। कितनी है? 1680 मीटर की इसकी क्या है? कुल ऊंचाई है। इसके बाद देखें कि यहाँ पूर्वी घाट की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? तो दूसरी ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 1502 मीटर की। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1502 मीटर। इसके बाद देखें कि जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आकर मिलती हैं, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहां आकर मिलती है एक जंक्शन बनता है और इस जंक्शन को कहते हैं नीलगिरी पर्वत श्रेणी। इसे क्या कहा जाता है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी। और इस नीलगिरी पर्वत श्रेणी को पहाड़ियों की रानी के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पहाड़ियों की रानी, पहाड़ियों की रानी। और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ आकर मिल जाती हैं? इस नीलगिरी पे मिल जाती हैं। और नीलगिरी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं दोदा बेटा। क्या नाम है इसका? दोदा बेटा। और दोदा बेटा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो 2637 मीटर है। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। इसके बाद देखें कि यहाँ पर इसके दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है जिसे अन्नामलाई पहाड़ी के नाम से जानते हैं। इसके दक्षिण में कौन सी पहाड़ी है? तो यहाँ पहाड़ी है अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी या अन्नामलाई की पहाड़ी। और इस अन्नामलाई की पहाड़ी पर ही एक चोटी है जिसे अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी। और जो अनाईमुड़ी है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर की इसकी ऊंचाई है, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये क्या है? तो ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ये क्या है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी है। आगे बढ़े, देखें अगला प्रश्न है दून घाटी कहाँ अवस्थित है? दून घाटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए है महान हिमालय में, ऑप्शन बी है लघु हिमालय में, ऑप्शन सी है शिवालिक हिमालय में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से किसी में नहीं, या उपयुक्त किसी में नहीं। क्योंकि जो दून घाटी है इसका मुख्य रूप से विस्तार देखें तो है शिवालिक में। किसमें है? शिवालिक हिमालय में, शिवालिक हिमालय में। चूंकि जो शिवालिक हिमालय है इसे ही बाह्य हिमालय के नाम से जाना जाता है, बाह्य हिमालय। इसके बाद देखें कि बाह्य हिमालय के नाम से जानते हैं क्योंकि जो दून घाटी है कहीं कहीं पे इसका विस्तार लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य भी देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ देखें कि दून घाटी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाएगी? तो शिवालिक हिमालय में पाई जाती है। अर्थात दून घाटी कहाँ अवस्थित है?
तो शिवालिक हिमालय में अवस्थित है, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि कश्मीर घाटी एवं डल झील इन दोनों के मध्य स्थित है। यानी पूछ रहा है कि जो शिवालिक हिमालय जो कश्मीर घाटी है और डल झील है किनके मध्य अवस्थित है। ऑप्शन ए है बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल के मध्य। ऑप्शन बी है शिवालिक एवं पीर पंजाल। ऑप्शन सी है महान हिमालय एवं ट्रांस हिमालय। और ऑप्शन डी है महान हिमालय एवं काराकोरम हिमालय या काराकोरम श्रेणी। चूँकि जो देखें कि कश्मीर घाटी है इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका जो विस्तार है वो है महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच। किसके बीच है, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय या लघु हिमालय के मध्य स्थित है। लघु हिमालय के मध्य स्थित है। चूँकि ऑप्शन में लघु हिमालय कहीं है नहीं और लघु हिमालय का ही भाग है पीर पंजाल। कौन है, पीर पंजाल। अर्थात यहाँ देखें कि बृहद हिमालय एवं पीर पंजाल हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी एवं डल झील स्थित है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। तो देखें अगला प्रश्न है कश्मीर घाटी विस्तृत है। कश्मीर घाटी विस्तृत है। ऑप्शन ए है पीर पंजाल एवं धौलाधर श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन बी है जास्कर एवं धौलाधर श्रेणियों के मध्य। ऑप्शन सी है जस्कर यानी जास्कर एवं पीर पंजाल के मध्य। ऑप्शन सी डी है काराकोरम एवं लद्दाख श्रेणियों के मध्य। चूँकि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि जो कश्मीर घाटी है इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है महान हिमालय। इसका विस्तार कहाँ है, तो इसका विस्तार है महान हिमालय प्लस लघु हिमालय के मध्य। लघु हिमालय के मध्य। लेकिन न तो यहाँ पे महान हिमालय है और न ही लघु हिमालय है, तो यहाँ लघु हिमालय का एक भाग है जिसे कहते हैं पीर पंजाल। किस नाम से जानते हैं, पीर पंजाल के नाम से जानते हैं। तो चूंकि यहाँ पीर पंजाल तो है लेकिन महान हिमालय कहीं नहीं है। तो आगे देखें इसमें कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत श्रेणी पाई जाती हैं। एक है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है यहाँ जास्कर और यहाँ तिब्बत में पाई जाती है कैलाश। ये 4 पर्वत श्रेणियाँ हैं। यहाँ महान हिमालय, इसके बाद से यहाँ देखें लघु हिमालय और फिर शिवालिक। तो यहाँ पर देखें कि ये महान हिमालय दिया नहीं, यहाँ पर कौन है, पीर पंजाल है और यहाँ जास्कर है। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा जास्कर और पीर पंजाल, इसका राइट आंसर होगा। कहीं है क्या, तो जास्कर एवं पीर पंजाल के मध्य स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़े अगला प्रश्न है हिमालय के किस भाग में करेवा का निर्माण होता है। जो हिमालय के किस भाग में करेवा का निर्माण होता है। चूँकि करेवा जो है केसर की खेती के लिए महत्वपूर्ण है। ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, केसर की खेती। ये केसर की खेती के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है इसके लिए उत्तर पूर्व हिमालय में। ऑप्शन बी है पूर्वी हिमालय में। ऑप्शन सी है हिमाचल एवं उत्तराखंड हिमालय में और ऑप्शन डी है कश्मीर हिमालय में। चूँकि देखें कि जो करेवा है
करेवा जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे होता है, तो पर्वतीय जो हिमालय पर्वत घाटियाँ हैं, इनके मध्य में जो गाद इकट्ठा होते हैं और इन्हीं गाद के सूखने पर जो जिस मिट्टी का निर्माण होता है, उसी मिट्टी को किस नाम से जानते हैं, तो करेवा के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं, करेवा के नाम से जानते हैं। तो इसका विस्तार कहाँ पाया जाता है, तो इसका मुख्य रूप से जो क्षेत्र है वो कौन सा है, कश्मीर हिमालय। यानी हिमालय के किस भाग में करेवा का निर्माण होता है, तो होता है कश्मीर हिमालय में, अर्थात इसके लिए ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ देखें। अगला प्रश्न है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ फैली हैं, यानी गारो खासी जयंतिया कहाँ फैली हैं। ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम में, ऑप्शन बी है असम में, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश में, और ऑप्शन डी है मेघालय में। चूँकि गारो खासी जयंतिया की बात करें तो यहाँ एक पठार है जिसे शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं, शिलांग का पठार। और जो शिलांग के पठार है इससे ही घेरी हुई हैं 3 पर्वत श्रेणियाँ या 3 पर्वत, जिन्हें गारो खासी जयंतिया के नाम से जानते हैं, गारो खासी जयंतिया। और जो शिलांग है किसकी राजधानी है, तो ये राजधानी है मेघालय की। इन्हीं गारो खासी जयंतिया के घिरे होने के कारण मेघालय में जो मानसिन राम है, मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होता है, यानी विश्व का सर्वाधिक वर्षा कहाँ प्राप्त होता है या कहाँ पर होता है, तो होता है मानसिन राम में। और इसके पूर्व में कहाँ पे होता था, तो चेरापूंजी, अर्थात वर्तमान में चेरापूंजी विश्व का द्वितीय नंबर का सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, जबकि मानसिन राम प्रथम स्थान पे है विश्व में। यानी विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पाई जाती हैं, तो मेघालय के मानसिन राम में। मेघालय का मतलब होता है बादलों का घर। इसका मतलब क्या होता है, बादलों का घर, बादलों का घर। आगे बढ़े तो यहाँ देखें जो गारो खासी जयंतिया का विस्तार कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी मेघालय में। आगे बढ़े अगला प्रश्न है कि गारो राजमहल बीदर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है। ऑप्शन ए है संवलन द्वारा, ऑप्शन बी है संधि द्वारा, ऑप्शन सी है अधभ्रंश द्वारा, और ऑप्शन डी है दीक्षित बलन द्वारा। चूँकि जो गारो राजमहल जो बीदर है, जिसे मालदा गैप के नाम से जानते हैं या मालदा बीदर के नाम से जानते हैं, मालदा बीदर या इसे ही मालदा गैप के नाम से जानते हैं। इसका अधिकांशतः विस्तार कहाँ पर है, तो बांग्लादेश में। कहाँ पर है, बांग्लादेश में है। इसका विस्तार की बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये राजमहल पहाड़ी से लेकर, राजमहल पहाड़ियाँ से लेकर या पहाड़ी से लेकर गारो पहाड़ी के मध्य है, गारो पहाड़ी। क्योंकि अगर इनके निर्माण की बात करें कि इनका निर्माण कैसे हुआ है, तो जो गारो राजमहल जो बीदर है, इनका जो निर्माण है वो अधभ्रंश के कारण हुआ है। किस कारण से हुआ है, अधभ्रंश के कारण से इसका निर्माण हुआ है। आगे बढ़ें देखें अगला प्रश्न है, पश्चिमी घाट है, ऑप्शन ए है पर्वत, ऑप्शन बी है पठारों का कगार, ऑप्शन सी है पठार, ऑप्शन डी है पहाड़ियाँ। चूँकि जो पश्चिमी घाट है इसकी बात करें तो ये पठारों का कगार है, अर्थात ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। चूँकि जो पश्चिमी घाट है इससे ही
सह्याद्री के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? सह्याद्री के नाम से जानते हैं या सह्याद्री श्रेणी के नाम से जानते हैं। सह्याद्री श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? 1600 किलोमीटर है। और इसे विभाजित करने वाले विभाजित कौन करता है? तो 16 डिग्री अक्षांश रेखा इसे क्या करती है? इसे दो भागों में विभाजित करती है, जिसमें उत्तरी वाले भाग को उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जानते हैं। जो उत्तरी सह्याद्री है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कलसुबाई के नाम से जानते हैं। उसे क्या कहते हैं? कलसुबाई। जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसकी ऊंचाई है 1646 मीटर। और जो दक्षिणी सह्याद्री है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख। और कुंद्रेमुख की जो सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख जो सबसे ऊंची चोटी है दक्षिण सह्याद्री की, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 1892 मीटर है, जो संपूर्ण सह्याद्री का या जो संपूर्ण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। या ये कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कोई है तो कौन है? कुंद्रेमुख है। इसके साथ ही साथ देखें कि दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है? अनाईमुड़ी है। कौन है? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलती हैं? ऑप्शन ए है कार्डमम पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है नीलगिरी की पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है पालनी पहाड़ियाँ। क्योंकि जो पूर्वी घाट है और पश्चिमी घाट जहाँ पर मिलती है उसे जंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है नीलगिरी को। किसे कहते हैं? नीलगिरी को कहा जाता है। और नीलगिरी पहाड़ी को ही पहाड़ियों की रानी के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? पहाड़ियों की रानी। पहाड़ियों की रानी। अर्थात इसका जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है उसे कहते हैं दोदा बेटा। क्या नाम है? दोदा बेटा। और दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। और अन्नामलाई पर एक पर्वत है जिसे अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं। अनाईमुड़ी। और अनाईमुड़ी की जो ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। देखें कि अगला प्रश्न है दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। क्या प्रश्न है? कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है। कि दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए है नीलगिरी, ऑप्शन बी है अनाईमुड़ी, ऑप्शन सी है डोडा बेटा और ऑप्शन डी है कोडाई कैनाल। तो चूंकि दक्षिण भारत की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो दक्षिण भारत की जो सर्वोच्च शिखर है उसे अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं। और दक्षिण भारत की जो दूसरी ऊंची चोटी है उसे दोदा बेटा के नाम से जानते हैं। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर है। और अनाईमुड़ी की ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। जो नीलगिरी है इसे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन के नाम से जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जंक्शन कहा जाता है। आगे बढ़ें अगला प्रश्न है शिवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। यानी शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑप्शन ए है कर्नाटक में, ऑप्शन बी है केरल में, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र में और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। चूँकि देखें कि शिवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है तो शिवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में अवस्थित है। अर्थात यहाँ देखें कि ऑप्शन नंबर डी इसके लिए
राइट आंसर होगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन से दो पर्वत लगभग समानांतर हैं? चूंकि इसको पहले ही बताया जा चुका है कि भारत के बिल्कुल मध्य से, यानी लगभग बिल्कुल मध्य से एक पर्वत श्रृंखला गुजरती है जिसे विंध्यन के नाम से जानते हैं। इसे किस नाम से जानते हैं? विंध्यन के नाम से जानते हैं, विंध्यन श्रेणी। और ठीक इसी के समानांतर एक अन्य पर्वत श्रेणी गुजरती है जिसे सतपुड़ा के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? सतपुड़ा। जो सतपुड़ा है इसकी ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़ है। कौन है? धूपगढ़। यहाँ देखें कि जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन होगा? तो विंध्यन और सतपुड़ा, एक ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विंध्यन और सतपुड़ा इसका राइट आंसर होगा। आगे देखें, अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन ए है K2, ऑप्शन बी है कंचनजंगा, ऑप्शन सी है दोदा बेटा, ऑप्शन सी है गुरु शिखर और ऑप्शन डी है महाबलेश्वर पहाड़ी। चूंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे K2 के नाम से जाना जाता है। उसे किस नाम से जानते हैं? K2 के नाम से जानते हैं। और जो K2 है इसे ही गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। इसे क्या कहा जाता है? गाडविन ऑस्टिन। गाडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 8611। कितनी है? 8611 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। दूसरी जो भारत की ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा। और भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन है? कंचनजंगा है। दोदा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी या दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की बात करें, गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ये किसकी चोटी है? अरावली की। जो कहाँ स्थित है? तो ये माउंट आबू पर स्थित है। माउंट आबू पर। माउंट आबू। और महाबालेश्वर की बात करें तो ये उत्तरी सह्याद्री की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये उत्तरी सह्याद्री की सबसे दूसरी ऊंची चोटी, सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी। Thanks for watching